Hello everyone, welcome to OIS. So today we'll cover the current affairs module for 15th of May. So here is our content. If you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe to our channel and press the bell icon. Also PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा. ओके, थैंक यू. तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आज हम कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे टूर ऑफ ड्यूटी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन. 3 साल के लिए आपको आर्मी में ज्वाइनिंग मिल सकती है, उसको देखेंगे. फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान्स बाय द यूएस. इसमें हम देखेंगे वेस्ट बैंक क्या है और कौन इसको एडमिनिस्टर करता है. फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. फिर जो अगला टॉपिक है वो है कि सारे लेबर लॉज को सस्पेंड करना क्या एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोल ऑफ एस्केप इन द एशिया पैसिफिक. क्या क्या चैलेंजेस हैं एशिया पैसिफिक रीजन के और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं और इसमें एस्केप का क्या रोल हो सकता है. ओके, और जो अगला टॉपिक है वो है एक मालवेयर विच इज़ कॉल्ड इवेंट बोल्ट. ओके, द लास्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट. ये यूएन ने निकाली है, बहुत रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी एक कर्सरी लुक ले लेंगे हम. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, सो हमारा पहला टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी फॉर शॉर्ट सर्विस इन इंडियन आर्मी. इसमें सिविलियंस को 3 इयर्स शॉर्ट सर्विस पे रखा जाएगा. ओके, और इसमें बोथ ऑफिसर्स एंड जवान्स की पोस्ट होंगी. तो इंडियन आर्मी ने ये सोचा है कि 100 वैकेंसीज फॉर ऑफिसर्स एंड 1000 वैकेंसीज फॉर जवान्स ये निकालेगी. ओके, after their tenure completes, these youngsters can find lucrative jobs in public and private sector. That is obvious. Okay, इसके एडवांटेजेस क्या हैं. सबसे पहले तो खर्चा बचेगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो जो पैसा है वो आर्मी की मॉडर्नाइजेशन में लगाया जा सकता है. दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि सारे कॉस्ट बेनिफिट्स एनालाइज करके कितनी ट्रेनिंग पे खर्चा आ रहा है, कितने सैलरीज पे खर्चा आ रहा है, उसके बाद यही पाया गया है कि दिस विल हैव अ पॉजिटिव बेनिफिट फॉर द इंडियन आर्मी. ओके, नाउ अदर बेनिफिट्स क्या हैं लोगों के लिए. अगर आपको इंडियन आर्मी में करियर चाहिए लेकिन आप अपने पूरी लाइफ इसको डिवोट करना नहीं चाहते हैं तो आपको इससे एडवांटेज मिलेगा. आप 3 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं. जो एक यूनिफॉर्म का जज्बा रहता है वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. ओके, आफ्टर दिस आपको हायर सैलरी मिलेगी. जो आपके दोस्त हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में उनसे डेफिनेटली ये एक बेटर करियर प्रोस्पेक्ट है. और ऑल्सो आर्मी ये चाहता है कि जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उससे लोग आएंगे. तो IITs हुई, IIMs हुए, इससे वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लोग ज्वाइन करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान्स बाय द यूएस. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पॉम्पियो, वो इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिले हैं टू डिस्कस प्लान्स टू एनेक्स पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बैंक. सो इसराइल की 3 बेसिकली कंटेंशियस डिस्प्यूट्स हैं. पहला है वेस्ट बैंक जो कि इस आर्टिकल में हम देखेंगे. दूसरा है गोलन हाइट्स. गोलन हाइट्स इसराइल और सीरिया, कुछ पार्ट इसराइल उसको एडमिनिस्टर करता है, कुछ पार्ट सीरिया एडमिनिस्टर करता है. ओके, और तीसरा है गाजा स्ट्रिप, दिस वन हियर, जो कि मेडिटेरियन सी से लगता है. ओके, नाउ वेस्ट बैंक पे क्या डिस्प्यूट है. सो वेस्ट बैंक का जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये जॉर्डन रिवर है और ये इसके वेस्ट बैंक पे लोकेटेड है, इसलिए वेस्ट बैंक. नाउ 1948 में अरब इजरायली वॉर हुआ था और इस अरब इजरायली वॉर में जॉर्डन ने ये वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया था. अगेन 1967 में 6 डे वॉर हुआ था, उसमें इजराइल ने वापस वेस्ट बैंक को कैप्चर किया. ओके, नाउ ओस्लो अकॉर्ड्स हुए बिटवीन इजरायली गवर्नमेंट एंड द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. PLO इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द पैलेस्टीनियन पीपल. ओके, जो अरब्स हैं, पैलेस्टीनियंस जिनको हम कहते हैं, उनके फेवर के, उनके बेनिफिट्स के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. 1990s में अकॉर्डिंग टू द ओस्लो अकॉर्ड्स जो वेस्ट बैंक था उसका कुछ पार्ट, लगभग 40% पार्ट PLO के ऑक्यूपेशन में आ गया. ओके, बट हाउएवर धीरे धीरे जो इजराइल है वो अपना ऑक्यूपेशन बढ़ाने लगा है, उसी को लेके पूरा कंटेंशन है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड.
अगला टॉपिक है जो हमारा वो है वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। ओके, सो अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है कि हमने 81 करोड़ पीपल को एंटाइटल किया है कि वो सब्सिडाइज फूड पा सकें। ओके, आपको चावल मिलता है 3 रुपये पर किलोग्राम, आटा मिलता है 2 रुपये पर किलोग्राम, और जो कोर्स ग्रेन है वो आपको मिलते हैं 1 रुपये पर किलोग्राम पे। नाउ अभी क्या होता है प्रेजेंटली कि आपको जो शॉप एलोकेट की जाएगी अपने स्टेट में, आप वहीं से अपना राशन ले सकते हैं। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जैसे आप बिहार से आए हैं और आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपको राशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए ये स्कीम आई है वन नेशन वन रेशन कार्ड। इससे आप अपने राशन कार्ड से इंडिया के किसी भी फेयर प्राइस शॉप पे जाके अपना राशन ले सकते हैं। ओके, नाउ जो ONORC है वो आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशियरीज को थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ओके, लाइक जैसे आधार में होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इंस्टॉल्ड एट द फेयर प्राइस शॉप। ओके, आपको अपना थंब लगाना है, आपके बायोमेट्रिक्स आ जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा ऐसे, और आपको ईजी रहेगा राशन मिलना। ओके, it will provide both interstate and intrastate portability of ration cards. Now जो interstate portability of ration cards है वो हमारा integrated management of PDS IMPDS पोर्टल मैनेज करेगा, और जो हमारी इंट्रास्टेट है मतलब स्टेट के अंदर ही, वो जो हमारी पोर्टेबिलिटी है वो मैनेज करेगा अन्न वितरण पोर्टल। ओके, सो ये इंटरस्टेट के लिए, ये इंट्रास्टेट के लिए। सो फार 20 स्टेट्स आर ऑन बोर्ड। ओके, 20 स्टेट्स ने ये स्कीम इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है, और आने वाले टाइम में सारे स्टेट्स ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे। ना थोड़े स्टैटिस्टिक्स हैं, ओनली 275 ट्रांजेक्शन्स हैव बीन डन अंटिल May 14 अंडर IMPDS। मतलब जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स हैं वो सिर्फ अभी तक 275 ही हुए हैं, और जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स हैं अन्न वितरण पोर्टल के थ्रू वो 1 करोड़ ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं। इसका मतलब एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग जगह पे राशन खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं बजाय इसके कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पे राशन खरीदने वाले लोग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है, इज द सस्पेंशन ऑफ लेबर लॉस द ओनली सॉल्यूशन, इज इट द सिल्वर बुलेट दैट वी आर लुकिंग फॉर। हमारी इकोनॉमी वी ऑल नो चरमरा चुकी है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। काफ़ी ग्रोथ में काफ़ी कमी आई है हमारी इकोनॉमी में। तो क्या लेबर लॉस को सस्पेंड करना ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हमारी इकोनॉमी का रिवाइवल कर सकता है? लेट्स लुक एट दैट। यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में ऑलमोस्ट सारे लेबर लॉस को 3 ईयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया है। पार्डन, ये मंथ्स नहीं है, ईयर्स हैं। फॉर 3 ईयर्स ऑलमोस्ट सारे लेबर लॉस को यूपी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया 3 साल के लिए। इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट हैं, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट है, इसमें इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट है, ऑलमोस्ट सारे, मैटर्निटी बेनिफिट्स एंड ग्रेजुएटी एक्सेट्रा सारे। नाउ कुछ पीछे चलते हैं, कुछ आर्के कॉलोनियल लॉज को हम देखते हैं कि उनमें कैसे रिप्रेशन होता था लेबर का। तो सबसे पहले आया बंगाल रेगुलेशंस 7 ऑफ 1819। इसमें क्या था कि 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करते थे और एस्टेट को छोड़ कर चले जाते थे, बेसिकली ये प्लांटर्स के लिए था। जैसे टी प्लांटर्स होते थे, कॉफ़ी प्लांटर्स होते थे, टी प्लांटर्स बेसिकली। अगर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का वायलेट करते हैं और एस्टेट छोड़ के जाते हैं तो ये पनिशेबल होता था। फिर आया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट, ओके, इन 1863। इसमें क्या था कि अगर कोई भी छोड़ के जाता है आपका एस्टेट, तो एम्प्लॉयर्स जो थे वो डिटेन कर सकते थे लेबरर्स को और उन्हें बंदी बना के रख सकते थे फॉर 6 मंथ्स। ओके, नाउ स्ट्रगल्स चालू हुई ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। वी ऑल नो 1920 से ये स्ट्रगल्स काफ़ी बढ़ गई और इसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला। जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम के, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने वर्कर्स के जो डिमांड्स थी उनको काफ़ी सपोर्ट दिया। फिर रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन 1929 आई, जो कि हेड किए थे जॉन हेनरी व्हिटली। ओके, जॉन हेनरी व्हिटली, रिमेंबर दिस। इस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस दी और उसके बाद बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे लेबर लॉज में, जो कि आज के लेबर लॉज में जो रिफॉर्म्स आए हैं उसका एक प्रीकर्सर थे। इसमें कुछ रिफॉर्म्स हुए, आगे जाके कुछ और रिफॉर्म्स हुए, जिसका स्वरूप लिया आज के लेबर लॉज ने। ओके, नाउ इंडिया में कौन कौन से वर्कर प्रोटेक्शन के लिए एक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द फैक्ट्रीज एक्ट। ओके,
इसमें 8 घंटे की शिफ्ट के बारे में बात की गई है। फिर इसमें ओवर टाइम वेजेस भी हैं, वीकली ऑफ्स भी हैं, लीव विथ वेजेस एंड मेजर्स फॉर हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी। ओवरऑल ये वर्कर्स के जितने भी फ़ायदे हैं उनकी बात करता है। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये है कि इसमें वर्कर्स पार्टिसिपेशन को एनविसाज किया गया है। आपको कोई भी अगर निकालना है वर्कर्स को या उनकी सैलरी में कुछ चेंज करना है तो आपको वर्कर से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन की इसमें बात की गई है। फिर है मिनिमम वेजेस एक्ट। जैसा कि सब जानते हैं, इसमें मिनिमम वेजेस को इंश्योर किया गया है जिससे आप अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकें। सो ये जितने भी लेबर लॉज हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 23। ओके, और इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये सारे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है इन चीज़ों की। ओके, नाउ दिस इज़ ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, तो लेबर लॉस को आप कैसे भी हटा नहीं सकते हैं। तो जहाँ भी लेबर्स की बात आती है तो लेबर्स की खुद की ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेशन के रूप में होनी चाहिए, ये इसका सेंस है। नाउ जितने भी अभी सस्पेंशन हुए हैं जो यूपी गवर्नमेंट ने किए हैं, क्या वो लीगल हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वर्सेस टीजे बहादुर एंड अदर्स 1980 में ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द कंडीशंस ऑफ सर्विस कैन ओनली बी ऑल्टर्ड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशंस और लेजिस्लेशन। मतलब अगर आप कंडीशन ऑफ सर्विस को कैसे भी ऑल्टर करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आपको वर्कर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, सेक्शन 5 है जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट का, वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को टू एग्जेम्प्ट ओनली इन केसेस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। अब पब्लिक इमरजेंसी को डिफाइन कैसे किया है? It is a grave emergency whereby the security of India or any part of the territory thereof is threatened whether by war or external aggression or internal disturbance। अब इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? अभी नहीं, ना हम वॉर में हैं, ना हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस है। ओके, सो दैट्स वाई इनकी लीगैलिटी पे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस तो निकाल दिया कि इन सारे एक्ट्स को आप सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट का एसेंट मिले। तो प्रेसिडेंट क्या ऐसे लॉस को एसेंट देगा जो कि एक पूरे फ्रेमवर्क को ही सस्पेंड कर रहा है? तो उसका आंसर हमको टाइम के साथ मिलेगा। ओके, ऑल्सो लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकती हैं। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो लॉज हैं, सेंट्रल एक्ट्स हैं, उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट के लॉज से। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट इन सेंट्रल एनेक्टमेंट्स को सस्पेंड कर सकती है? दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी important legal question we are facing। okay, we have to see now कि ऐसा कर सकते हैं क्या। जो लीगल ओपिनियन है वो तो यही है कि ये वर्कर्स के सारे राइट्स को डिस्पेंस अवे कर रहा है और ये नहीं करना चाहिए स्टेट्स को। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एस्केप इन द एशिया पैसिफिक। एस्केप इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस है किसकी? इकोसॉक की, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक की वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस है एस्केप। ओके, नाउ एज यू ऑल नो, सी प्रोवाइड्स फूड, लिवलीहुड एंड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर द कोस्टल कम्युनिटीज़। ओके, ये हमको बांधे रखती है जो कि समुद्र है। नाउ क्लाइमेट चेंज एंड अनसस्टेनेबल रिसोर्स यूज हैव बिकम द बिगेस्ट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, वी ऑल नो दिस। मेराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन और ओवर फिशिंग एक मेजर कंसर्न है। नाउ तो अगला टॉपिक है वो है कि लैक ऑफ डाटा इज़ अ मेजर सेटबैक। हमारा SDG 14 है लाइफ बिलो वाटर, उसके अंदर 10 टारगेट्स हैं। आउट ऑफ दीज 10 टारगेट्स वी हैव डेटा फॉर ओनली 2। ओके, हमारे पास 2 ही इंडिकेटर्स के लिए डेटा है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन द रीजन? फर्स्ट इज़ प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ओशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है, और दूसरी चीज़ पॉल्यूशन तो होता ही है प्लास्टिक से। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा प्लास्टिक, वो आपको तैरते हुए कहीं भी ओशन में मिल जाएगा, तो वो पॉल्यूशन अलग। नाउ हमको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव्स देने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको आप टैक्स में छूट दे सकते हैं या कुछ और बेनिफिट्स दे सकते हैं, और जो इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं उनको आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, लाइक उनका टैक्स बढ़ा दिया या अलग कोई सेस लगा दिया। ओके, नाउ जो अदर मेजर कंसर्न है वो है डिक्लाइन इन फिश स्टॉक्स। अब हमारा जो एशिया पैसिफिक रीजन है
वो दुनिया का सबसे बड़ा फ़िश प्रोड्यूसर है, लेकिन जिस रेट पे हम फ़िशिंग कर रहे हैं, ये जो पोजीशन है वो हमारी जल्द ही जा सकती है। वी हैव ग्रोन आवर फिशिंग 3 फोल्ड। ओके, तो हमारे फ़िशिंग को काफ़ी थ्रेट है। नाउ जो कनेक्टिविटी आइसलैंड नेशंस की वो काफ़ी कम है। देखिए, जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनकी कनेक्टिविटी तो काफ़ी अच्छी है। आप इंडिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, या बाकी कोई भी बड़े नेशन को देख लीजिए, इनकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस इन द एशिया पैसिफिक, दीज आर नॉट वेरी वेल कनेक्टेड एंड दस दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी। ओके, नाउ एक जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि एशिया पैसिफिक रीजन क्या है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और जो वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड्स हैं, स्मॉल आइलैंड नेशंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, द साउथ ईस्ट आशियान नेशंस, ये सारे, इवन चाइना, ये सारे जो लोकेशंस हैं वो कवर करता है। ओके, नाउ एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, ट्रांस बाउंड्री ओशन मैनेजमेंट एंड लिंकिंग ओशन डेटा। मतलब आपको जो दुनिया भर में जो ओशन डेटा कलेक्ट हो रहा है उनको आपको एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा और उससे अपने बेनिफिट्स के पॉइंट निकालने पड़ेंगे। नाउ एस्केप यूज़ कर रहा है ओशन अकाउंट्स पार्टनरशिप। अब ये ओशन अकाउंट्स पार्टनरशिप क्या है। ओशन अकाउंट्स पार्टनरशिप ये एक सब प्रोग्राम है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। सिया, तो ये एक सब प्रोग्राम है सिया का। अब सिया का बेसिकली फंक्शन क्या है, तो आई विल रीड इट आउट। इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डेटा टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू रिगार्डिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमी एंड द एनवायरनमेंट। मतलब जो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी है इसमें लिंकेजेस शो करता है। तो ये ओशन अकाउंट्स पार्टनरशिप के थ्रू हमको हमारा ओशन डेटा को हार्मोनाइज करना है। ओके, नाउ अगला है कि ट्रांसलेटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स इनटू national action is the key here, also ensuring capacity building among nations to do so. ओके, तो ये एक ओपेट था, इसमें डिफरेंट सजेशंस थे और डिफरेंट चैलेंजेस थे। इसका बेसिक जो एजेंडा था वो यही था कि एस्केप का क्या फंक्शन है एशिया पैसिफिक में उसको बताना। ये आपके फॉर्डर पॉइंट्स के लिए यूज़ हो सकता है यूपीएससी में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ विच इज़ इवेंट बोल्ट मालवेयर। इवेंट बोल्ट मालवेयर क्या है, ये एक मालवेयर है ऑब्वियसली। इससे हमारे जो डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इस पर स्पाई किया जा सकता है। ओके, नाउ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हैज़ इश्यूड वार्निंग अगेंस्ट इवेंट बोल्ट मालवेयर। ओके, it cheats victims secretly attacking computer phone operating system. Currently the malware is capable of targeting more than 200 different financial applications. Basically आपके जितने भी फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं लाइक पेपाल, ओके, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ये, ऐसे एप्लीकेशंस को ये टारगेट कर रहा है। अब साइबर स्वच्छता केंद्र क्या है, इट फंक्शंस अंडर CERT विच इज़ द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स टू क्रिएट सिक्योर साइबर स्पेस बाय डिटेक्टिंग बॉटनेट इन्फेक्शंस। ओके, अब CERT जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के अंडर काम करती है। ओके, इट इज़ अ नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। ओके, हैकिंग एंड फिशिंग से ये लड़ती है। देखिए, दो तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंपनी का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम है सर्ट का। ओके, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली और लास्ट न्यूज़ है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग, ये हमारे UN ने निकाली है। इसमें बस वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी ग्रोथ होने वाली है, कैसी श्रिंकेज होने वाली है, उसमें वो सारे प्रॉस्पेक्ट्स बताता है। तो इसकी मेजर फाइंडिंग्स में ये है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इट इज़ टू श्रिंक बाय 3.2% इन 2020। ऑल्सो इंडिया के रिकॉर्डिंग ये बोलता है कि इसकी ग्रोथ रेट थी 6.8% इन 2018। 2019 में ग्रोथ रेट गिर के हो गई 4.1% और फर्दर ड्यू टू पैंडमिक
ये 2020 में यही होने वाला है 1.2%। ओके, नाउ सजेशंस क्या क्या हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमको स्ट्रॉन्ग करना है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है जिससे लोगों के हाथ में पैसा रहे और वो खर्च कर सकें, और तीसरा है इंटरनेशनल टूरिज़्म को प्रमोट करना है। इंटरनेशनल टूरिज़्म को प्रमोट क्यों करना है? क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत जल्दी अपने ट्रैक पे आ सकती है। ओके, सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है 15 मई के लिए करंट अफेयर्स मॉड्यूल। इसकी PDF के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ऑल्सो वावेस का एक नया इनिशिएटिव है विच इज़ द एकेड इनिशिएटिव, जो कि मंडे से चालू होने वाला है। इसमें अ क्वेश्चन अ डे, आप कोई सा भी पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक कोई भी GS का क्वेश्चन एक अपने हिसाब से लिखें और उसके आंसर इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू।